अरे वो मोहन, घर पर हो, जरा बाहर निकलो। ये सुनकर मोहन घर से बाहर निकलता है। सेठ जी, आप यहाँ? मैं आपके यहाँ आने ही वाला था। अरे मोहन, तुम मेरा पैसा कब लौटाओगे? तुम्हें पैसे दिए हुए 3 महीने हो गए हैं। आज कोई भी हालात हो, मेरा पैसा चाहिए। सेठ जी, इस बार बारिश के कारण सारी फसल बर्बाद हो गई है। बस मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका पूरा कर्ज चुका दूंगा। नहीं नहीं, मेरा पैसा चाहिए। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं। अगर कल तक पैसा नहीं दिया तो इन खेतों के कागज लेकर आना। सेठ जी ने 1 दिन का समय दिया है। अगर उसका पैसा नहीं लौटाया तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। अब क्या होगा? हमारी रोजी रोटी तो उसी जमीन से चलती थी। अगर वो भी चली गई तो हम कैसे जिएंगे? मोहन चुपचाप जमीन पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। एक दिन बीत गया, लेकिन मोहन पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। मजबूरी ने उसे ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया कि उसे अपनी जमीन का कागज लेकर सेठ जी के पास जाना पड़ा। देखा मोहन, वक्त पर पैसे ना देने का नतीजा यही होता है। अब से ये जमीन मेरी हुई। मोहन भारी कदमों से चुपचाप सिर झुकाए वहां से चलता है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे हैं। हर कदम पर उसके दिल का बोझ और बढ़ता है। अब मोहन के पास एक ही उपाय बचा था, जंगल जाकर लकड़ी काटना। मोहन रोज दिन भर जंगल में लकड़ी काटता और फिर उसे बाजार में बेच देता। मोहन रोज की तरह सुबह सुबह जंगल में लकड़ी काटने जाता। दिन भर मेहनत कर वह शाम को जब घर लौटने लगा तो रास्ते में उसकी नजर अचानक एक बूढ़ी अम्मा पर पड़ी। अरे बेटा, इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो? अरे अम्मा, क्या बताऊं, मैंने खेती के लिए गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन बरसात की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। इसी कारण जब मैं वक्त पर सेठ का पैसा नहीं चुका सका तो उसने मेरा खेत छीन लिया। अच्छा बेटा, मैं बहुत दूर से आई हूँ। यही पास में ही मेरा घर है। क्या तुम ये सामान मेरे घर तक पहुँचा दोगे? मोहन कुछ देर सोचता है, फिर धीरे से कहता है, ठीक है अम्मा, मैं आपका सामान घर तक पहुंचा दूंगा। मोहन ने अपना सामान एक ओर रख दिया और उस बूढ़ी अम्मा का सामान उठाकर चुपचाप उनके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर चलने के बाद उस बूढ़ी अम्मा का छोटा सा घर सामने नजर आता है। बेटा, ये सामान यही रख दो। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ, आज बहुत देर हो गई। अरे बेटा, तुमने मेरी मदद करने के लिए अपना सामान छोड़कर मेरा सामान यहाँ तक पहुँचा दिया, तो मैं तुम्हें इस जंगल का एक राज बता देती हूँ। राज? कैसा राज अम्मा? बेटा, इस जंगल में सिर्फ चुने हुए लोग ही एक जगह पहुंच पाते हैं। वहां एक जादुई बाजार लगता है। इस बाजार में सिक्कों से नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई और भलाई से सौदे होते हैं। जिसको जैसी जरूरत होती है उसे वैसा ही मिलता है। जादुई बाजार? क्या सच में ऐसा भी होता है अम्मा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें वहां का रास्ता बताती हूँ। बूढ़ी अम्मा मोहन को जादुई बाजार का रास्ता बता देती है। अगले दिन मोहन बूढ़ी अम्मा के बताए रास्ते पर जादुई बाजार को खोजने निकल पड़ा। काफी देर जंगल में चलते और इधर उधर भटकने के बाद मोहन अचानक रुक गया। उसकी नजर एक जगह पड़ी जहां झाड़ियों के बीच से चमकती हुई रोशनी निकल रही थी। मोहन ने साहस जुटाकर सुनहरी रोशनी की ओर कदम बढ़ाया। फिर उसने देखा, सचमुच
वहां जादुई बाजार लगा हुआ था। चारों ओर रंग बिरंगी रोशनियां चमक रही थीं। दुकानों पर अजीबोगरीब चीजें सजी थीं। मोहन हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ा और पास की 2 दुकानों के सामने जा पहुंचा। वहां ढेर सारे चावल, गेहूं और अनाज के थैले सजे थे। भाई, ये सच में जादुई बाजार है क्या? हाँ भाई, ये जादुई बाजार ही है। यहाँ जो भी आता है उसे वही मिलता है जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। भाई, मुझे सचमुच अनाज की जरूरत है। बताइए, चावल कितने किलो के हैं? भाई, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम ईमानदार और नेक इंसान हो। इस जगह तक वही पहुँच पाता है जो सच्चाई और भलाई से जीता है। तुम्हें जिस चीज की सच में जरूरत है तुम यहाँ से ले जा सकते हो। मोहन ने वहां से चावल, दाल, गेहूं और मसाले सब ले लिए। उसके चेहरे पर कई दिनों के बाद पहली बार सच्ची खुशी झलक रही थी। थैले लेकर वह धीरे धीरे जादुई बाजार से बाहर निकला, मन में राहत और संतोष की भावना लिए। मोहन जैसे ही घर पहुंचा और इतना सारा सामान देखकर उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगी। इतने दिनों की तंगी के बाद एक साथ इतना अनाज देखकर वह हैरान रह गई और बोली, इतना सारा सामान, आज तुम ये सब कहाँ से ले आए हो? अरे, ये सब मुझे एक जादुई बाजार से मिला है। वहाँ पैसों से कुछ नहीं खरीदा जाता, बल्कि इंसान की ईमानदारी और भलाई से ही सामान मिलता है। जादुई बाजार? सच में ऐसा भी होता है? अगर ऐसा है तो अब फिर से हमारा घर चल पाएगा। हाँ, अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। अम्मा ने सही रास्ता बताया था। अगले दिन मोहन फिर से जादुई बाजार गया। इस बार उसने सोच समझकर ज्यादा चावल, दाल और गेहूं ले लिया। मोहन जैसे ही सामान लेकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी ने आश्चर्य से देखा और बोली, आज तो बहुत सारा सामान लेकर आए हो। हाँ, आज मैं इतना सामान इसलिए लाया हूँ ताकि इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकूं। उन्हीं पैसों से हम अपना कर्ज चुकता कर पाएंगे। ये बोलकर मोहन पास की दुकान पर अनाज लेकर बेचने चला जाता है। मोहन ने अपनी सारी अनाज की बोरी दुकानदार को बेच दी। दुकानदार ने अनाज देखकर सही भाव दिया और मोहन के हाथ में अच्छा खासा पैसा आ गया। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मोहन रोज जादुई बाजार जाता, वहां से ढेर सारा सामान लाता और उसे बेच देता। धीरे धीरे उसके पास अच्छे पैसे आने लगे। जिस मोहन के पास कुछ समय पहले खाने के लिए भी कुछ नहीं हुआ करता था, आज उसके पास अपना एक अच्छा सा घर और गांव में एक बड़ी सी दुकान भी हो गई और वह आज गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया है। धनीलाल सेठ का आदमी उसके पास गया और कहने लगा, सेठ जी, एक बड़ी अजीब खबर है। जिस मोहन के पास कभी खाने तक को कुछ नहीं हुआ करता था, आज उसके पास अच्छा सा घर है, गांव में बड़ी दुकान है और अब वो गांव का सबसे अमीर इंसान बन गया है। क्या? वो वही मोहन जो कल तक गरीब और लाचार था, आज गांव का सबसे अमीर बन गया है? ये कैसे हो सकता है? सेठ अपने आदमी से बात ही कर रहा था कि पीछे से मोहन बड़ी आत्मविश्वास भरी चाल से वहां आ रहा होता है। ये लीजिए सेठ जी, आपके पूरे पैसे। अब मेरी जमीन के कागजात मुझे लौटा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन के कागज दे देता हूं। मोहन खुशी खुशी अपने घर लौट गया। वह जमीन
जिसे खोकर मोहन टूट गया था, आज उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से वापस मिल गई थी। ये मोहन के पास इतना पैसा कहां से आया, पता लगाना पड़ेगा। अगले दिन जब मोहन जादुई बाजार की तरफ जा रहा होता है, उसे बिल्कुल खबर नहीं होती कि कोई उसका पीछा कर रहा है। गांव का सेठ उसकी हर हरकत पर निगाह रख रहा होता है। अच्छा, तो यही राज है मोहन के अमीर बनने का। मैं भी कल आकर सोना खरीद लूंगा। अब देखता हूं कि मोहन मेरे से भी अमीर कैसे बनता है। अगले दिन सेठ जादुई बाजार की तरफ निकल पड़ा। वह सोच रहा था, आज तो मैं बहुत सारा सोना खरीदूंगा और देखूंगा कि मोहन मेरे से भी अमीर कैसे बनता है। ये बाजार तो यहीं पास था, अब ये कहां चला गया? सेठ इधर उधर बहुत खोजता है, लेकिन उसे वह जादुई बाजार नहीं मिलता। गुस्से में वह अपने घर की तरफ लौटने लगता है। इधर मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारे पास बहुत कुछ हो गया है, बस आज आखिरी बार जादुई बाजार जाऊंगा और सबका शुक्रिया अदा कर दूंगा। ये कहकर मोहन बाजार की तरफ चल देता है। थोड़ी दूर चलने के बाद मोहन को वही बूढ़ी अम्मा फिर से मिलती है। अम्मा उसे देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, बेटा मोहन, लगता है आज तुम बहुत हल्के मन से जा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर संतोष की चमक साफ दिख रही है। अम्मा, आपकी दुआओं और इस जादुई बाजार की वजह से ही आज मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं आखिरी बार सबका शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। बेटा, अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। वह जादुई बाजार अब वहां नहीं लगती। अब वो किसी और जरूरतमंद के लिए कहीं और लगती है। ठीक है अम्मा, अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, वरना मैं बिना कारण उस बाजार की राह पकड़ लेता। मोहन ये बोलकर घर की तरफ चल देता है। उसके दिल में कोई लालच नहीं था, सिर्फ संतोष और कृतज्ञता थी। मोहन घर लौट ही रहा होता है कि रास्ते में उसे धनीलाल सेठ मिल जाता है। सेठ उसे घूरते हुए कहता है, मोहन, मैं सब जानता हूं कि तू कैसे इतना अमीर बना है। अब चुपचाप मुझे उस जादुई बाजार का रास्ता बता दे। हाँ सेठ जी, आप सही कह रहे हैं, पर अब वो जादुई बाजार वहां नहीं लगती। वो बाजार अब कहीं और लगती है, किसी और जरूरतमंद और ईमानदार इंसान के लिए। इसका मतलब तू मुझे उस बाजार का रास्ता नहीं बताएगा? ये अच्छा नहीं किया मोहन, मैं तुझे देख लूंगा। ये बोलकर सेठ गुस्से में वहां से चला जाता है। अगली रात जब मोहन अपनी दुकान बंद करके घर चला गया, तो आधी रात में सेठ चुपके से आया। उसके मन में जलन और ईर्ष्या इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने मोहन की दुकान में आग लगा दी। आग लगाकर जैसे ही सेठ भाग रहा था, उतने में गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा था। मुखिया ने सारी घटना अपनी आंखों से देख ली, लेकिन जब तक वह वहां तक पहुंचा, तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अगले दिन मुखिया ने पूरे गांव वालों को बुलाया और एक पंचायत रखी। धनीलाल, तूने जो मोहन के साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं था। तू गांव का सेठ कहलाता फिरता है और दूसरी तरफ इतनी नीच हरकत कर रहा है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं मोहन से बहुत जलने लगा था और इसी कारण मैंने उसकी दुकान में आग लगा दी। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। धनीलाल, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मोहन की दुकान फिर से बनवानी होगी और गांव के किसानों का कर्ज भी माफ करना होगा। ठीक है मुखिया जी, मैं अपनी गलती का पछतावा करता हूं और इसे सुधारने के लिए तैयार हूं। मेहनत, ईमानदारी और भलाई का रास्ता ही सच्ची सफलता और सम्मान दिलाता है, जबकि लालच और ईर्ष्या का मार्ग सिर्फ नुकसान ही लाता है।